हेलो, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। बच्चों, वैसे तो मुझे आप लोगों को फिजिक्स का एक चैप्टर लेना था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन के नियम। पर मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पहले पढ़ाने जा रही हूँ, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। इसकी वजह ये है कि आपका जो डी वर्कशीट आ रही है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट, वो चैप्टर 3 से आ रही है और जिससे करने में आप लोग काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये चैप्टर जो है पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करवा रही हूँ, ठीक है। इससे क्या आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ जाएंगी, वर्कशीट आसानी से हो जाएंगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो ये वाली टॉपिक। ये सब जो इंट्रोडक्शन है बच्चे, बहुत पुराना इंट्रोडक्शन है ये, मतलब इतना काम का नहीं है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। बस यहाँ पे एक ही चीज़ आपको जो है नोट करने वाली है, वो ये है कि जो एंटोइन लेवाइजर जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2 नियम दिए थे, ठीक है। ये 2 नियम क्या थे, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, जो कि एक साइंटिस्ट थे लेवोइजर एवं जोसेफ एल ब्राउस्ट, ठीक है। ये बहुत प्रायोगिक कार्यों के पश्चात इन्होंने जो है ये 2 नियम दिए थे। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है बच्चों, ये अभी आपको एक्सपेरिमेंटल बातें डिस्कस करेंगे, समझ नहीं आती तो डायरेक्ट जो है द्रव्यमान जो है संरक्षण का नियम डिस्कस करते हैं कि क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो इसके अनुसार जो रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ में इसने रासायनिक क्रिया करी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तो बच्चों ये जो इसका जो ये यहाँ पे जो द्रव्यमान है इन दोनों का मिला करके, वो इसके हमेशा बराबर होगा। प्लस ना तो हम इसका निर्माण कर रहे हैं, ना ही हम इसका विनाश कर रहे हैं। ये जैसा था वैसा ही है प्रकृति में, इसमें हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ना तो हम इसका सृजन कर रहे हैं, ना ही हम इसका विनाश कर रहे हैं। किस चीज़ का, द्रव्यमान का, ठीक है। जो द्रव्यमान इसका यहाँ पे ये है वही रहेगा, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ बस है। अब हम देखते हैं दूसरा नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, अनुपात के बारे में बताता है। स्थिर मतलब फिक्स्ड। तो देखिए नियम क्या कहता है, ये नियम यहाँ पे बहुत सारी इंट्रोडक्शन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसने कहा किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान में के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यौगिक, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुकी, एक निश्चित जो है अनुपात में होते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। तत्व जो होते हैं जो हमेशा जो है सदैव क्या है, प्योर यानी शुद्ध होते हैं। तो यौगिक मतलब वाटर क्या होता है, H2O। इसका जो आपका अनुपात है वो क्या होता है, 1:8 है। कई जगह पे 1:2 भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो अनुपात है बच्चों, ये हमेशा निश्चित है, निश्चित रहेगा, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। ये तो थे बच्चों 2 नियम। इसके बाद में हम बात करते हैं डाल्टन के कुछ सिद्धांतों के बारे में। हालांकि डाल्टन के सिद्धांत अब पूछे नहीं जाते हैं, तो जस्ट एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो है फ्लॉप हो चुके हैं। मतलब इनमें से कुछ ही 1-2 अभी आज यूज़ किए जाते हैं, कुछ सही है, आई मीन बाकी ज़्यादातर जो है गलत साबित हो चुके हैं। तो जस्ट फॉर द रीडिंग ये हमें याद नहीं करना है। पहला द्रव्यमान जो डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, ठीक है। सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं और परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। तो ये 5 जो है 6 जो है एक्चुअली, सो छठा है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये थे बच्चे आपके डाल्टन के कुछ नियम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं। एक अभिक्रिया में जो है 5.3 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट बना है और इतना ग्राम उसमें एथेनॉइक अम्ल अभिकृत हुए हैं, मतलब दोनों जो है रिएक्ट करें हैं इस तरीके से। 5.3 जो है इसमें सोडियम है, प्लस 6.0 जो है इसमें एथेनॉइक अम्ल है, ठीक
है। और ये मिल करके बना रहे हैं 2.2 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 8.2 ग्राम का सोडियम। इन सबको बेटा ऐड करोगे तो ये जो चीज़ है वो इसके बराबर आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपका द्रव्यमान है ना, तो हम उसका सृजन कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं इनके सबके सोल्यूशन भेजूंगी आपको, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सा विकल्प द्रव्य के संरक्षण के नियम का परिणाम है, ठीक है। तो द्रव्य के संरक्षण का परिणाम यहाँ पर कौन सा है आपका, ये आप यहाँ से देखेंगे, एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो परमाणु क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। परमाणु क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि परमाणु जो होते हैं, जैसे हमारे शरीर में, बच्चों मैंने आपको चैप्टर 5 पढ़ाया होगा, हमारा जो शरीर है ना छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई है, ठीक है। वैसे ही जो है किसी भी यौगिक को आप बनाना चाहते हैं, किसी भी तत्व को बनाना चाहते हैं, तो उस तरीके से जो परमाणु है वो एक ईंट की तरह काम करता है, ठीक है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है, किसी बाम्बी यानी एंट हिल की जो रचनात्मक इकाई क्या होती है, तो एक छोटा सा कण होता है। उसी प्रकार द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। तो जो भी द्रव्य होते हैं उनकी रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं, तो परमाणु जो है बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ले लिया है कि हम हाइड्रोजन की साइज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ यहाँ पे डायमेंशंस हैं कि 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर जो है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो है वो 10⁻⁹ के नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। यही आपकी वर्कशीट में भी थे क्वेश्चन, तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे दिया गया है कि ये है 10⁻⁻10 का मतलब होता है ये हाइड्रोजन परमाणु का साइज़ है मीटर में, ठीक है। देखिए कितना छोटा है, जितनी पावर बेटा माइनस में होगी वो उतना ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। ये है जल का अणु यानी वाटर जो H2O वो 10⁻⁹ का, ये हीमोग्लोबिन का है, ठीक है। और ये हमारा जो है रेत का कण है, ये हमारा रेत का कण है, ये चिंटी का है और तरबूज का है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इन सब के साइज़ हैं, ओके। तो ये जो आप डिस्कशन यहाँ पे पढ़ेंगे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो सिंबल्स आपके सामने हैं ये सारे भी अब हम यूज़ में नहीं लाते हैं, तो इन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम जो है इसके बारे में बात करते हैं, आयुपैक के बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। आयुपैक के बारे में बात करते हैं। तो आयुपैक क्या है बेसिकली, आयुपैक जो है बच्चे आज का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम की एक संस्थान है बच्चों, जो कि जो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है उसमें जो भी जितने भी तत्व हैं उनके नामकरण करती है। ऐसे नामकरण करती है जो पूरे विश्व में एक ही तरीके से पढ़े लिखे और बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं, इनका इसका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है बच्चे कि हाइड्रोजन को हम कैपिटल S से लिखेंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम को हम AL से लिखेंगे, ना कि हम कैपिटल L लिखेंगे। सिर्फ कैपिटल A होगा और स्मॉल l होगा, ये एल्यूमिनियम का सिंबल होगा। कोबाल्ट के लिए बड़ा C होगा और छोटा O होगा, ये कोबाल्ट है, ठीक है। अगर आपने कैपिटल C और कैपिटल O लिख दिया तो बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये वो वाली गैस है जो जहरीली गैस होती है, जिससे दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है। ये वो गैस है बच्चों, जब सिगड़ी जला करके कोई घर के अंदर सो जाता है तो सुबह उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि तब जो है ये गैस, इस गैस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है तत्वों का नामकरण आपको बताया गया। और तत्व बताया गया कि जो क्लोरीन होते हैं उसको कैपिटल C स्मॉल l से लिखते हैं। जिंक जो होता है उसे Z कैपिटल Z स्मॉल n से लिखते हैं, जिंक होता है। तो ये जो सिंबल्स हमने लिए हैं वो लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं के नाम से मिला करके बनाए हैं। और कुछ सिंबल ऐसे हैं जैसे आयरन है, आयरन को कैपिटल F स्मॉल e लिखते हैं, ठीक है। ये नाम जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले हैं, तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। इसकी टेबल यहाँ पे बनी हुई है। इसकी टेबल के साथ साथ मैं चाहती हूँ आप जो है इनकी जो है परमाणु संख्या भी याद करें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए आप एल्यूमिनियम को कैपिटल A स्मॉल l बोलते हैं, ठीक है। आर्गन को कैपिटल AR बोलते हैं। ये बेसिकली आपको 20 कैल्शियम तक याद रखने हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो अभी सबके रीड कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसका क्या सिंबल है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान जो है, अब मैं बहुत सारी डेफिनेशन बताई हुई हैं, तो
छोटे से उसमें बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है बच्चों प्रोटॉन से मिलकर के बनता है, प्रोटॉन से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन से मिलकर के बनता है। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान 11 है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसमें 11 जो है वो प्रोटॉन की संख्या है। तो जो भी प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान में से वो सिर्फ प्रोटॉन अपन अकाउंट करते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये बस इसमें यही है, बहुत सारा डिस्कशन दिया हुआ है फिजूल का, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये फिर से हमें ये क्या दिया गया है, ये परमाणु हमें द्रव्यमान दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का जो है कार्बन का जो है वो 12 होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 होता है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है, सोडियम का जो है 23 होता है, मैग्नीशियम का जो है 24 होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या की डेफिनेशन बता दी मैंने। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है बच्चे इसमें जो है प्रोटॉन भी जोड़े जाएंगे प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी जोड़ी जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में जितने प्रोटॉन होते हैं बच्चे उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, कुछ एक केसेस में वेरी करते हैं, वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और ये होता है बच्चे परमाणु द्रव्यमान, जितने प्रोटॉन प्लस उतने ही न्यूट्रॉन। ठीक है, और परमाणु संख्या का मतलब होता है सिर्फ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसको दोबारा समझते हैं। तो हाइड्रोजन में बच्चे इसका द्रव्यमान भी एक ही होता है, परमाणु संख्या भी एक ही होती है। कार्बन का जो है परमाणु संख्या जो होती है बच्चे वो 6 होती है, और इसका जो डबल कर देंगे तो द्रव्यमान इसका 12 होता है। ठीक है, सिर्फ सोडियम ऐसा है जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, इसका डबल करेंगे तो 22 होगा, पर इसमें एक ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है। यानी 11 न्यूट्रॉन होने चाहिए, 11 प्रोटॉन होने चाहिए, पर एक न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, यानी 12 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान 23 होता है। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों को समझने लग जाएंगे। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। इन देखिए, कोई चीज़ जो है वो, जैसे आप अपनी क्लास में जब आपका नया नया एडमिशन होता है तो आपको खुशी मिले, आप क्लास में जो है अच्छे से एंजॉय करें, बैठें, पढ़ाई लिखाई करें, तो आप अपने अस्तित्व को बनाने के लिए क्या करते हैं, दोस्त बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार परमाणु भी अपने अस्तित्व बनाने के लिए क्या करते हैं, दोस्त बना लेते हैं, यानी अन्य जो तत्व उनके साथ में रासायनिक क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर भी क्या लिखा है इन्होंने। अधिकांश तत्व में परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, मतलब अकेले वो अस्तित्व में नहीं रह पाते। ठीक है, इसलिए परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, परमाणु अणु एवं आयन बना लेते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर के वह द्रव्य बनाते हैं जो जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु अपने अस्तित्व बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, आयन बनाते हैं। ठीक है, अणु बनाते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आप ले लीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब यू को आप जो है परिभाषित करेंगे, तो आप इसे बताएंगे कि जो यू है वो उसकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे, कि यू में जो है बेसिकली प्रोटॉन का जो है योग होता है प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। इसे जो है हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है, क्योंकि वे बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। अणु क्या है, अब अणु के बारे में समझते हैं। अणु क्या है, तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। ये सब इतना सारा हो गया, इससे छोटा सा डेफिनेशन लेते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। देखो, एक जो तत्व होता है जैसे कार्बन हो गया, और तो उसके परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न मतलब जो है ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, या फिर सेम भी मिल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन सेम मिल जाएगा तो ऑक्सीजन गैस यानी O2 का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो अणु क्या होते हैं बच्चे, जो या तो जो है समान तरीके के तत्व से मिलकर के बनते हैं, या असमान यानी भिन्न तरीके तत्व से मिलकर के बनते हैं। तत्वों के अणु, अब तत्वों के अणु के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। ये जो टॉपिक है इसको दोबारा पढ़ते हैं। तत्वों के अणु मतलब वो कितने अणु से मिलकर के बने हैं ये हमें बताना होता है। जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस 2 ऑक्सीजन से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो इसकी जो है इसकी जो अणु हैं ऑक्सीजन कितने हैं, वो 2 हैं, 2 तत्व हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ओजोन जो होती है वो हमारी 3 होती है, ओजोन को हम O3 बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तत्वों से मिलकर के बनी है ऑक्सीजन की।
और इसकी अणु संरचना क्या है, 3 ऑक्सीजन से मिलकर के बनी हुई है। अब जो है हम इस टेबल की तरफ देखते हैं। ये हमारे पास कुछ उदाहरण है। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि ये जो है ये तत्वों के प्रकार हैं, ये उनके नाम है, ये परमाणुकता है, ठीक है। तो अधातु जो है आर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनकी सबकी हम परमाणुकता बताते हैं, ठीक है। आर्गन और हीलियम जो होते हैं बच्चे, ये जो है नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एक परमाणु होते हैं, मतलब किसी के साथ में जो है रासायनिक क्रिया ही नहीं करते, किसी के साथ में बंधन ही नहीं बनाते किसी के साथ में, ठीक है। इसलिए अकेले रहते हैं, इसलिए एक परमाणु के हैं। क्या है, एक परमाणु के। ऑक्सीजन क्या है बच्चे, अपने साथ ही रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है, जिसे O2 कहते हैं। तो जो 2 है, 2 लिखा हुआ है ऑक्सीजन के नीचे, जो 2 लिखा है, इस 2 की वजह से इसे द्विपरमाणु कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, वो भी H2 की तरह दिखाई देती है, तो इसलिए ये भी द्विपरमाणु है। नाइट्रोजन गैस है बच्चे, उसे हम N2 कहते हैं, तो ये भी द्विपरमाणुक है, ठीक है। और जो क्लोरीन गैस है वो उसे हम Cl2 बोलते हैं, Cl2 बोलते हैं, इसलिए ये भी द्विपरमाणुक होगी, ठीक है। फास्फोरस है वो चतुर्परमाणुक है, क्योंकि उसे P4 बोलते हैं, ठीक है। सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक है, क्योंकि उसे S8 बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई हैं। अब धातु के बारे में बात करते हैं। धातु में हमारा सोडियम जो है वो Na करके ही लिखते हैं उसे, इसलिए एक परमाणु है। आयरन जो है वो Fe करके लिखते हैं, इसलिए एक परमाणु है। एल्यूमिनियम को Al करके लिखते हैं, एक परमाणु है। कॉपर को Cu करके लिखते हैं, एक परमाणु है, ठीक है। अब यौगिक के अणु के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यौगिक के अणु के बारे में बात करते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। तो यौगिक के अणु का मतलब है, ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल गई है कि जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके जो है किस तरीके से यौगिक बनाते हैं, ठीक है। हम इसे यहाँ देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण में दिया था निश्चित अनुपात के नियम में, कि जल मतलब वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है बेटा जो परमाणु संख्या वो 1 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 8 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 8 होती है। तो इन दोनों में बस ये अनुपात लग गया 1:8 का, ठीक है। उसी तरीके से अमोनिया है, अमोनिया का 14:3 है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8 है। तो ये यहाँ पे यौगिक के अनुपात दिए हुए हैं, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। यौगिक का जो एक अनुपात जो आज हम प्रयुक्त करते हैं वो है 1:2, 2:1, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है अब सिंप्लीफाइड हो चुका है। ये कैसे आया है ये बताती हूँ। देखो, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन की जो है एटॉमिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन का जो है 8 होता है, ठीक है। तो इसे 2,6 करके लिखते हैं, ठीक है। तो 2,6 करके जो है, अगर इसका जो है ऑक्टेट जो होता है, तो उसकी वजह से इसमें जो है 2 की ज़रूरत है। 6 को 8 बनने में 2 की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ 2 लिख देते हैं। अब इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, 2:1 का रेशियो इनमें होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेबल की तरफ से समझेंगे हम, तो हमें ये जानेंगे कि हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, और द्रव्यमान भी 1 होता है। तो 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक संख्या जो है 8 होती है, द्रव्यमान 16 होता है। 8 और 16 को डिवाइड करेंगे तो 1:2 आएगा, ठीक है। 1/2 आएगा। तो 1 को 1/2 से हम भाग दे देंगे तो ये 2:1 बनेगा, ओके। तो इस तरीके से 2:1 का अनुपात आ जाएगा। आप डायरेक्ट 2:1 याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आयन क्या होता है, आयन के बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयन आता है, आयन जो है बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, पर ये होते क्या हैं वो उसके बारे में बताते हैं। ये आवेशित कणों के आयन कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, याद कर लेनी है कि आवेशित कणों को आयन कहते हैं, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये ऋणायन होते हैं, एक ऋणायन होते हैं और एक धनायन होते हैं। 2 तरीके के होते हैं, 1, 2, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, आवेशित कणों को आयन कहते हैं, ऋणायन होते हैं और धनायन होते हैं। ऋणायन का मतलब जो नेगेटिव चार्ज जिन पे होता है, ठीक है। और धनायन का मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ये पेज यहाँ ख़त्म, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो जैसे हमारे पास है जो कॉमन सॉल्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा बच्चे जो हम यौगिक लिखते हैं उसमें जो आगे वाला होता है ना वो धनायन होता है, और जो पीछे वाला होता है वो ऋणायन होता है, ठीक है। आगे वाला धनायन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पीछे वाला ऋणायन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम इसको अलग करेंगे बच्चे तो ये से ऐसे लिखा जाएगा, Na+ और क्लोरीन -, ये इसके आयन बन गए इस यौगिक के, ठीक है। जब हम पानी में डालते हैं NaCl को, जो सफ़ेद होता है, पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है, मतलब वो आयन में कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है बच्चों। जैसे नमक होता है, उसे पानी में डालोगे तो वो आयन्स में टूट जाता है, इसलिए इस वजह से जो है वो पानी में जो है वो
बिजली का सुचालक होता है। ओके, ये काफ़ी बार आपको पढ़ाया जाएगा 10th क्लास में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, क्लास 10th के लिए भी बनाई हुई है, ठीक है, आपको भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपके लिए भी सेंड करूँगी, कोई बच्चा ऐसे करके नहीं पढ़ेगा उस वीडियो को कि ये 10th के लिए, नहीं, वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। इससे करने से पहले आपको कुछ ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि सोडियम उस पर +1 चार्ज होता है, पोटेशियम पे +1 होता है, सिल्वर पे +1 होता है, कॉपर पे +1 होता है, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम +2, जिंक पे +2, आयरन पे +2, कॉपर पे +2, एल्यूमिनियम +3, आयरन पे +3, ठीक है। अमोनियम पे NH4+ को अमोनियम बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड को OH- बोलते हैं, नाइट्रेट को NO3- बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3- बोलते हैं, कार्बोनेट को CO2- बोलते हैं, CO3 कहते हैं, सल्फाइड को SO3 कहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे आपको जो है पढ़ लेने हैं। नाइट्राइट को N⁻³ कहते हैं, ये सल्फाइड को है, इस तरीके से सारे याद कर लेने हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में थ्योरी पढ़ते रहना, जो मैंने बोला वही है। चलिए आते हैं सीधा सूत्र बनाने पे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से बच्चे हिंदी में लिख के दे दिया जाएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हमें H लिखना है, क्लोराइड का हमें Cl लिखना है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो है वो संयोजकता 1 होती है और क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है, बताती हूँ डिटेल में, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी समझिए। हाइड्रोजन का जो होता है बच्चे परमाणु संख्या 1 होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, ठीक है। अब हम इसे इसके ऑक्टेट के रूप में लिखेंगे, ए का क्या ही हम ऑक्टेट लिखेंगे, ठीक है। ऑक्टेट से मेरा मतलब है KLMN करके कक्ष होते हैं, ठीक है। इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ाऊँगी। K शेल में जो होते हैं बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। L शेल में जो है वो 8 आ सकते हैं, और इसके बाद में जो है इसमें जो है 18 आ सकते हैं। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, इससे हमें इनकी लिमिट पता चल जाती है। ओके, तो 17 को हम कैसे लिखेंगे, 287 लिखेंगे, ठीक है। इसका ऑक्टेट यानी 8 बनने में इसको 1 की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के नीचे भी 1 लिखेंगे और हाइड्रोजन के नीचे, इसको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नीचे जो है इस तरीके से हमारा सूत्र बन जाएगा HCl, इनके बेस पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर HCl लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड इस तरीके से हमें लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें लिखना है हाइड्रोजन, सल्फाइड का मतलब सल्फर, ठीक है। सो फिर से वैसे ही करना है हमें। हाइड्रोजन 1 है, इसकी परमाणु संख्या 16 है, 16 को कैसे लिखेंगे, 2,6, 2,8,6, ठीक है। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 यहाँ लिखेंगे, कर देंगे क्रिस क्रॉस, तो जो 2 है वो हाइड्रोजन के बेस पे आ रहा है, तो ये बन जाएगा H2S, ठीक है। 1 को हम दिखाते नहीं है, जो 1 से ऊपर जो नंबर होते हैं 2, 3, 4 उनको दिखाते हैं। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब होता है बच्चे 4, ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो कार्बन का हमें पता है एटॉमिक जो संख्या होती है वो होती है 6, ठीक है। तो 6 को कैसे लिखेंगे, 2,4, 2,4, ठीक है। अब इसे 8 बनने के लिए 4 की ज़रूरत है, तो 4 लिख दो, ठीक है। क्लोरीन यहाँ से हमें पता चल गया था कि 17 होता है, 17 में 287 लिखते हैं, और लास्ट में जो 7 है उसको 8 होने के लिए 1 चाहिए, तो ऐसे क्रिस क्रॉस कर दो, CCl4 करके फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। आई होप आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। जितने उदाहरण मैं सारे के सारे डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। और एक सेपरेट वीडियो भेजूंगी मैं, स्पेशल ट्रिक वाला वीडियो, वो भी देखिएगा आप लोग, उससे और हेल्प मिल जाएगी। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम होता है बच्चे 12 को लिखेंगे 282, ठीक है, 282। अब देखिए ये जो 2 है बच्चे 5 से छोटा है, तो इसको तो हम एग्जैक्ट ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। क्लोरीन होता है 17, 17 को कैसे लिखते हैं, 287 लिखते हैं, ठीक है। 8 में से 7 का घटाया तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको कर दो क्रिस क्रॉस, तो MgCl2 बन जाएगा। सिमिलरली ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। तो ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम लिखा, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन लिखा। एल्यूमिनियम होता है बच्चे 13, 13 को लिखेंगे 283, 3 जो है 5 से नीचे 3 लिख दिया। ऑक्सीजन होता है बच्चे 8, 8 को लिखेंगे 2,6, ठीक है। 8 में से 6 घटाया तो आगे 2, इसको कर दो क्रिस क्रॉस, बन जाएगा Al2O3, बन गया ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है बच्चे वो होता है 20, ठीक है। 20 को कैसे लिखेंगे, 288, ठीक है। अब 8 ही है, तो 8 को तो जो है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट, 20 हुआ नहीं हुआ ना, ये 2, अब 20 हुआ, 2882, ठीक है। सो ये 2 है, 2 को यहाँ ले लिया। ऑक्सीजन होता है 8, 8 को कैसे लेंगे, 2,6, 6 को 8 होने में 2 की ज़रूरत है, 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ चार्ज भी देखिए, मैंने कहा था पहला धनायन होता है इसलिए 2+ लगाया, दूसरा जो है नायन होता है 2, ऋणायन होता है तो 2- लगाया।
दोनों को क्रिस क्रॉस करोगे तो हमारा जो है फॉर्मूला वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CA2O2 ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 काट करके ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बहुपरमाणुक आयन के बारे में। ऐसे सूत्र जिनमें हमें आयन चाहिए होंगे, तो अब हमें बनाना है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम को लिखेंगे Na और नाइट्रेट को लिखेंगे NO3। NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं और नाइट्राइट बोलते हैं NO2 को। ठीक है, ध्यान रखना। तो सोडियम का होता है 11, 11 को लिखेंगे 2, 8, 1, 1 जो है वो 5 से छोटा है, 1 लिख दिया। नाइट्रेट मतलब होता है -1 +1, कर दो क्रिस क्रॉस, बन जाएगा फॉर्मूला सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, फिर आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का भी जैसे बता चुकी थी मैं आपको, 20 होता है, 20 होता है। ठीक है, 20 को कैसे लिखेंगे, 2, 8, 8, 2। ठीक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा। हाइड्रोक्साइड का होता है 1, ये याद करने आपको डायरेक्ट आयंस जो होते हैं, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, जो OH है हमने उसको ब्रैकेट में किया हुआ है क्योंकि वो डिफरेंट है, O भी अलग है, H भी अलग है और उसके बेस पे 2 भी आ रहा है। ठीक है, ये आपके सूत्रक बन चुके हैं। एक और है आपका सोडियम कार्बोनेट, यही आप पढ़ लेंगे तो नीम में से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट देखिए, सोडियम लिखा, कार्बोनेट यानी CO3 लिखा। जो सोडियम होता है वो 1 होता है, कार्बोनेट जो होता है वो 2 होता है, कर दो क्रिस क्रॉस, बन जाएगा आपका सूत्रक। ठीक है, ये रहा। और ये अमोनियम, अमोनियम जो होता है मैंने बताया था +1 होता है, सल्फेट जो होता है -2 होता है। ये उसी टेबल में से जो जस्ट अभी इसके ऊपर पर टेबल थी ना, उसी में से है। तो ये देखिए अमोनियम है, इसके बेस पे 2 लगा दिया हमने और ये हमारा सूत्रक बन गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन से वैसे ही हैं। सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ, तो सोडियम लिखिए, ऑक्साइड यानी O लिखिए। सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि आपको बता दिया मैंने कैसे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला सूत्रक बन जाएगा Na2O। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा एक और क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है। सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अब हमें इनका जो है, एक तो ये ऐसे हिंदी में लिखा होगा, हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अभी ये ऐसे लिखा हुआ तो हमें ऐसे लिखना है, मतलब शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इसका बताती हूँ क्या है ये। इसको हम लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट इस तरीके से लिखा जाएगा, सबके अपने नाम लिखने हैं ऐसे हिंदी में। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य। तो रासायनिक सूत्र किससे बनते हैं बच्चों, या तो 2 तत्व से मिलकर के बनते हैं जो कि कैसे हो, भिन्न हो, या फिर जो है एक तत्व हो और एक आयन हो। निम्न में से कितने परमाणु विद्यमान है, परमाणु बताने हैं हमें। देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात करें, और सल्फर का 1 है, तो ये कैसा हो गया, ये त्रिपरमाणुक हो गया, त्रिपरमाणुक हो गया। ठीक है, फास्फेट में देखो 4 लिखे हैं, तो ये जो है टेट्रा परमाणुक हो गया। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। ठीक है, सॉरी ये जो है टेट्रा नहीं है, ये पेंटा है। 5 है, 4 ऑक्सीजन है इसमें और 1 फास्फोरस है, तो ये पेंटा परमाणु हो गया, पेंटा परमाणु। ठीक है, आणविक अब हम पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है। देखिए आणविक जो द्रव्यमान होता है उसे U द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगणक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, तो उसमें जितने भी परमाणु होते हैं उन सबका द्रव्यमान उसमें लगा हुआ होता है, उसे हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और डिटेल में आप यहाँ पे समझिए, ये उदाहरण है, इसमें हम आणविक द्रव्यमान जो है इसका निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा वाटर H2O। तो H2O में हाइड्रोजन को जो द्रव्यमान होता है बच्चों, मैंने बताया द्रव्यमान भी 1 होता है, परमाणु संख्या भी 1 होती है। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान जो है ऑक्सीजन का कितना होगा, 8, तो उसका जो होता है बच्चे वो होता है अपरमाणु संख्या, 16 हो गया इसका, उसका डबल हो गया इसका द्रव्यमान। ठीक है, तो अब इनका योग होता है, यानी 1 और 16 को जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18U। ये होता है इसका U, क्या है बच्चे, इसकी इकाई है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आणविक द्रव्यमान जल का, यानी वाटर का। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको निकालने सीखते हैं। हाइड्रोजन का रखेंगे बच्चे 1, नाइट्रोजन का रखेंगे 14। ठीक है, ऑक्सीजन का रखेंगे 16 और ऑक्सीजन के नीचे लगा हुआ है 3, तो कर देंगे 3 से गुणा। ठीक है, सबको कर देंगे जोड़, तो ये हो जाएगा हमारा 63। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान, जब कोई सूत्रक दिया गया हो तो उसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो ठीक है, कैल्शियम का होता है बच्चे 40 द्रव्यमान। ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5, क्लोरीन के बेस पे लिखा हुआ है 2, तो गुणा और कर देंगे और दोनों को
जोड़ देंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर 71U आ जाएगा, 111U आ जाएगा। ओके, अब पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये देखिए, ये बस इसको समझने की कोशिश करिए, फिर मैं बताती हूँ क्या है। तो देखिए, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु, ये होता है बच्चा एवोगैड्रो नंबर, ये याद कर लेना आपको, ठीक है। ये कार्बन परमाणुओं का एक मोल कहलाता है, ठीक है। यानी एक मोल जो है वो इतने बराबर परमाणुओं के होता है और इसमें 12 ग्राम कार्बन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक मोल जो होता है बच्चे वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम बराबर 12 ग्राम, ये तीनों बराबर है, ठीक है। और ये है 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु, ये हाइड्रोजन के परमाणु का एक मोल है और 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है। फिर इतने कणों की संख्या जो है वो 1 मोल के आयन के जो है उन कणों के सापेक्ष आयन के द्रव्यमान के बराबर है। फिर से ऐसे रीड कर देती हूँ कि इतने अणु की जो संख्या है वो अणुओं का मोल आणविक द्रव्यमान के ग्राम के बराबर है। चलिए, इसका क्या मतलब था यहाँ समझेंगे। आणविक द्रव्यमान जो है 2 × 1 ये हो गया 2 ग्राम, ये हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इनका दिया हुआ है, जिनका यहाँ पे आपको दिया हुआ है 65 में आप ऑक्सीजन के 16 जोड़ देना, जड़ अणु का आ गया, इस तरीके से हो जाएगा। बहुत आसान है ये सब, ठीक है। तो मोल संकल्पना में अब हम क्वेश्चन करने अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मोल संकल्पना के लिए मुझे आपको कुछ फॉर्मूले देने होंगे, फॉर्मूले आपके यहीं उदाहरण में है तो उदाहरण में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। मोल जो है, मोलों की संख्या को बच्चे हम दिखाते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। स्मॉल एन से दिया गया द्रव्यमान को हम दिखाते हैं स्मॉल एम से और मोलर द्रव्यमान को दिखाते हैं हम कैपिटल एम से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फॉर्मूला बना है एन बराबर स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम, ठीक है। ये है बच्चों मोलों की संख्या और ये है बच्चे दिया गया द्रव्यमान और ये है आपका मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। आइए आप सवाल करते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया है कि 52 ग्राम का हीलियम है, तो ये क्या है बच्चे, दिया गया द्रव्यमान यानी स्मॉल एम है, ठीक है। और इससे मोल प्राप्त कीजिए, द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए, ठीक है। मोल निकालना है, मोल मतलब स्मॉल एम निकालना है, ठीक है। सो चलिए इसे करते हैं। अब हीलियम जो है बच्चे, हीलियम जो है, हीलियम का जो है परमाणु संख्या जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। इसका डबल हो जाएगा 4 इसका द्रव्यमान है, ठीक है। 4 इसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की जगह हमने 4 रख दिया है और दिया गया द्रव्यमान हमें पता है 52 ग्राम दिया गया था, दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारा 13 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अब हमसे पूछा जाएगा कि भाई दिए गए कणों की संख्या क्या है, दिए गए कणों की संख्या क्या है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन डिवाइड बाय एन नॉट, ठीक है। जो एन नॉट है बच्चे वो अवोगाड्रो नंबर होता है, जिसका जो है इतना मान होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये हमने इसकी जगह रख दिया, हमें ये निकालना है और ये जो है हम वो पहले पार्ट में निकाल चुके हैं 13, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से और ये भी सवाल इसी पे ही बेस्ड हैं, आप करिएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न अच्छे हैं और ये क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे, मैं इन सब के सोल्यूशंस आपको भेजूंगी, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अब आई होप आप लोगों को करने में, इसके क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्कशीट मैंने ये आपको डिस्कस किया हुआ है। और क्लास 9 आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सबसे बढ़िया आंसर्स देते हैं, जल्दी आंसर्स करते हैं। तो और मैं चाहती हूँ आप लोग इसी तरीके से अपना काम करते रहें और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे नंबर पे मेरे से बता सकते हैं। और बस फिर चैप्टर ख़त्म, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।